नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी की एक नई श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम लोग राष्ट्रपति के दो पार्ट पढ़ेंगे और ये हमारी पॉलिटी की जो श्रृंखला है वो कंटिन्यू रहेगी और लगातार चलेगी। ठीक है, तो आप लोग इस श्रृंखला से जुड़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग लेके आए राष्ट्रपति का। दो पार्ट हम राष्ट्रपति में क्लियर करेंगे यहाँ से, और एक पार्ट, दो पार्ट में आपको पूरा जो जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आप उन सभी एग्जाम को आसानी से राष्ट्रपति के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और ये पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पॉलिटी से बनता ही बनता है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, स्किप नहीं वीडियो करेंगे, लास्ट में हम लोग एक केवल ट्रिक पढ़ेंगे और इस ट्रिक से सारे जो भी आर्टिकल्स हैं वो हम लोग सभी कवर कर लेंगे। सारे आर्टिकल हमें याद हो जाएंगे और यही केवल मुझे याद करनी पड़ेगी। पहले हम क्या करेंगे, टॉपिक को सही से समझेंगे, इसके बाद हम बाद में ये ट्रिक सीखेंगे। पहले पूरा कंप्लीट करेंगे, सही तरीके के समझेंगे, समझने के बाद ये ट्रिक पढ़ेंगे तो हमें जल्दी चीजें क्लियर हो जाएंगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक भी कहा गया है। जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। इसके बाद बात आती है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो यहाँ पे बात आती है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब इस अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या होता है, तो चुनाव दो प्रकार से होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष रूप से होता है और एक अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से होता है मतलब डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप। तो देखो, जिसमें जनता जो होती है ना वो डायरेक्ट वोट करती है, जो जनता डायरेक्ट जिसे वोट करती है, जैसे अगर हम लोग बात करें जो हमारे क्या होता है संसद, जो सांसद का जो चुनाव होता है, जो एमपी होते हैं, ठीक है, तो जो सांसद का चुनाव होता है उसमें क्या करती है, जनता वोट करती है। जैसे मान लो कि ग्राम प्रधान यानी जो प्रधान का चुनाव होता है उसमें क्या करती है, जनता वोट करती है और जनता के द्वारा ही प्रधान चुना जाता है। तो ऐसा चुनाव जिसमें जनता वोटिंग करती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष, और जिसमें क्या होता है जनता वोटिंग नहीं करती है, जनता के द्वारा जो डायरेक्ट नहीं चुने जाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी जिसमें जनता वोट नहीं करती है, जनता का रोल नहीं होता है। क्लियर है ना। अब बात आती है कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है लेकिन कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 54 में ये चीज, हमारे जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 54 है, उसमें ये चीज लिखी है। ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति मान लो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए उसकी क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए, कब वो योग्य होगा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। तो सबसे पहली बात है कि वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब देखो हमारे संसद में ये चीज, संसद जो हमारा है, संविधान है, सॉरी, संविधान में ये चीज नहीं बोली गई है कि वो जन्म से ही नागरिक हो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। उसमें केवल ये बोला गया है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करें सोनिया गांधी की, तो सोनिया गांधी क्या है, सोनिया गांधी का जन्म तो इटली में हुआ है, ठीक है ना, लेकिन वो इस टाइम क्या है कि भारत की नागरिक है। तो अगर सोनिया गांधी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे तो वो लड़ सकती है क्योंकि वो भारत की नागरिक है। तो इसके लिए जन्म होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है। दूसरी बात आती है लाभ का पद। तो देखो लाभ का पद क्या होता है कि वैसे तो अगर हम लोग बात करें कि संविधान में लाभ के पद का कोई भी वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन अगर संसद चाहे तो लाभ के पद पर कानून बना सकती है। यानी कि कौन कानून बना सकता है इसके लिए, संसद कानून बना सकती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि लाभ के पद होते क्या है, तो लाभ के पद क्या होते हैं कि जैसे अगर कोई भी व्यक्ति मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की जॉब कर रहा है, या कोई व्यक्ति राज्य सरकार की जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ठीक है ना, या कोई स्थानीय सरकार में कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो अगर उसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सैलरी प्राप्त होती है तो वो सभी को किसमें काउंट किया जाता है, लाभ के पद में काउंट किया जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होगा तो वो क्या होगा, किसी भी लाभ के पद पर, यानी कि उसे कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी सैलरी प्राप्त नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि एज की, कि उसकी एज कितनी होनी चाहिए कि वो राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ेगा, तो उसकी एज 35 वर्ष होनी चाहिए। वो 35 वर्ष कंप्लीट कर चुका हो, मतलब पूरे 35 वर्ष का हो चुका है, इसके बाद ही चुनाव लड़ सकता है। अगर वो 35 वर्ष से कम आयु का है, अगर 2-3 दिन भी कम है, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्लियर है ना। अब
कुछ ऐसे इलेक्शन होते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें तो 35 वर्ष किसमें पूरे पूर्णतः कंप्लीट कर चुका हो, तो देखो एक तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एक राष्ट्रपति का चुनाव व्यक्ति तभी लड़ सकता है जब 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। दूसरा अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति भी अगर 35 वर्ष से कम है तो नहीं लड़ सकता है। और तीसरा इसमें होता है एक राज्यपाल, तो राज्यपाल की भी अगर चुनाव लड़ना चाहता है, अगर बनना चाहता है तो उसकी भी एज कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये केवल 3 पद ऐसे होते हैं जिसमें एज कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष पूरी की हो तभी वो बन सकता है। अच्छा, अब बात आती है कि एमपी और लोकसभा की योग्यता। जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो वो क्या होना चाहिए, एमपी ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। वो होना नहीं है, योग्यता होनी चाहिए कि वो योग्य हो, इस लायक हो, ठीक है ना। तो ये उसकी क्या होती है, क्वालिफिकेशन होती है, जो हम लोगों ने 4 क्वालिफिकेशन की बात की है। भारत का नागरिक लाभ के पद पर नहीं हो, कोई सैलरी ना मिल रही हो, एज 35 वर्ष पूरी हो चुका हो। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन से पद हैं इसमें एज जो है ना, आपको ऑप्शन दिया जाता है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो वो 35 वर्ष अपनी एज पूरी कर चुका हो। क्लियर है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, अगर हम लोग बात करें निर्वाचन मंडल की, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो तो अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना, यानी जनता वोट नहीं करती है। और जब जनता वोट नहीं करती है तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट करता है, हम लोग उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे बात की गई लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। देखो, चाहे लोकसभा का सदस्य हो और चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, दोनों को एमपी बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है ना। तो यहाँ पे बात की गई लोकसभा के निर्वाचित सदस्य केवल, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है केवल निर्वाचित सदस्य, और यहाँ पे लिखा है राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, यहाँ पे लिखा है सभी राज्यों के केवल निर्वाचित सदस्य, आगे लिखा है यहाँ पे दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित एमएलए। क्लियर है ना। अब केवल का मतलब क्या है, हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते थे लोकसभा के सभी सदस्य, लेकिन हमने नहीं लिखा, मैंने लिखा है कि लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब क्या है, तो देखो सदस्य की अगर हम लोग बात करें तो सदस्य लोकसभा में 2 प्रकार से चुने जाते हैं, एक तो होता है निर्वाचित किए जाते हैं और एक होता है मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पे मैं 2 की बात करूंगा, जैसे एक होता है निर्वाचित होते हैं, एक तो क्या होते हैं निर्वाचित होते हैं, और एक क्या होते हैं मनोनीत होते हैं। क्लियर है ना, एक क्या होते हैं मनोनीत होते हैं। देखो निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, जैसे मान लो मुझे कोई क्लास में मॉनिटर चुनना है, ठीक है ना, मुझे क्लास में कोई मॉनिटर चुनना है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास के सभी स्टूडेंट, उस क्लास के सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, एक वोटिंग करते हैं, और उस वोटिंग में जो जीतता है उसी को क्या होता है मॉनिटर चुना जाता है। तो जिसमें वोटिंग होती है, जिसमें वोटिंग हम लोग करते हैं वो तो निर्वाचित होते हैं। लेकिन मनोनीत की अगर हम लोग बात करें कि मनोनीत क्या होता है, तो मनोनीत का मतलब ये होता है कि अपनी मर्जी से, मान लो मैं क्लास में आया और मैंने एक बच्चा था, उससे मैंने किया कि आप आज से इस क्लास के मॉनिटर हो, मतलब उसका चुनाव नहीं हुआ, मैंने क्या किया अपने मन से, यानी कि जो मनोनीत किया जाता है उसमें चुनाव नहीं होता है। तो निर्वाचित और मनोनीत में ये अंतर होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहले चीजों को सही से समझेंगे, इसके बाद केवल एक ट्रिक पढ़ेंगे और पूरा राष्ट्रपति क्लियर हो जाएगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात आती है कि केवल क्यों होता है, तो बात ये आती है कि जैसे लोकसभा होता है तो लोकसभा में कुछ निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, मनोनीत भी होते हैं। तो जो सदस्य मनोनीत होते हैं, जैसे जो सदस्य मनोनीत होते हैं लोकसभा में, वो क्या करते हैं, इसके निर्वाचन में क्या है भाग नहीं लेते हैं। कौन भाग लेता है, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जिन्हें क्या होता है चुना जाता है, जिन्हें वोटिंग के द्वारा चुना जाता है। पर बिल्कुल सेम कंडीशन क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के उन सदस्यों को चुना जाता है जो निर्वाचित होते हैं। जैसे मनोनीत सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, क्लियर है ना। तो वो 12 सदस्य क्या होते हैं, इसमें भाग नहीं लेते हैं। जैसे लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो वो जो 2 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ये बात होती है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं राज्यों के केवल निर्वाचित एमएलए। एमएलए का मतलब होता है जो कि सभी राज्य होते हैं जिसमें हमारी विधानसभा होती है, तो विधानसभा के सदस्यों को हम लोग क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं। और विधान परिषद के सदस्यों को हम लोग क्या बोलते हैं, एमएलसी बोलते हैं। तो हमारे कहने का ये मतलब है, यहाँ पे सभी एमएलए का मतलब ये होता है कि जो भी एमएलए होते हैं
उन सभी को क्या होता है कि वो भी कैसे होने चाहिए, निर्वाचित होने चाहिए। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। सेम कंडीशन दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य। तो आपको ये वर्ड ध्यान रखना है क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है। क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, और आपसे ऑप्शन दे देगा कि लोकसभा के सभी एमपी या राज्यसभा के सभी एमपी या सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य। तो आपको ये सभी नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेने हैं। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इस इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। तो ये भी बात हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम लोग बात करेंगे, कुछ आर्टिकल्स होते हैं और इन्हीं आर्टिकल्स को हम लोग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो भी हमने लिखे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात आती है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में जैसे यहाँ पे लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब बात ये आती है कि हमारा जो अनुच्छेद है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में है कि राष्ट्रपति क्यों होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे देश में राष्ट्रपति की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्लियर है ना, राष्ट्रपति का पद क्यों बनाया गया। तो अगर हम लोग बात करें कि अपने भारत देश की, तो हमारे देश में जो प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली है। क्लियर है ना, कौन सी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। और संसदीय प्रणाली में हमारी दो प्रकार के अध्यक्ष होते हैं। एक तो होता है यहाँ पे वास्तविक अध्यक्ष, एक होता है वास्तविक अध्यक्ष, और एक होता है हमारा औपचारिक अध्यक्ष। कौन होता है, औपचारिक अध्यक्ष। क्लियर है ना, औपचारिक अध्यक्ष होता है। तो दो प्रकार के अध्यक्ष होते हैं। अब जब दो प्रकार के अध्यक्ष होते हैं तो देखो अब बात आती है कि वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। तो आप लोग हमेशा याद रखना, जो वास्तविक अध्यक्ष होता है वो हमारा पीएम होता है, यानी कि प्रधानमंत्री होगा। लेकिन औपचारिक अध्यक्ष केवल कौन होता है, वो हमारा होता है राष्ट्रपति होता है। तो जो औपचारिक अध्यक्ष होता है वो हमारा क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। क्लियर है ना। तो सारे कामकाज बाकी जो भी है ना वो पीएम वास्तविक रूप में कार्य करता है, ये औपचारिक यानी नाममात्र रूप में कार्य करता है। क्लियर है ना। और हमारे देश में प्रणाली कौन सी है, संसदीय प्रणाली है। इसी को देखते हुए हमें क्या है, एक राष्ट्रपति का पद बनाया गया है। और ये राष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 52 में ये लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। क्लियर है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। लास्ट में हम लोग केवल एक चीज पढ़ेंगे और सभी लर्न हो जाएंगे आज इजीली। लेकिन पहले समझना जरूरी है, अगर समझेंगे नहीं तो याद करने में दिक्कत होगी। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ते हैं कि आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 53 में ये कह गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां समस्त कौन सी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं, तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। क्लियर है ना। अगर हम लोग आर्टिकल 53 का सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं तो उसमें ये बोला है कि रक्षा की समस्त शक्तियां किसमें निहित होंगी, तो राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे रक्षा की शक्तियां, यानी कि जो भी हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना, जो तीनों सेना है उनका प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और तीनों सेनाओं में एक अध्यक्ष होता है। तीनों सेनाओं में कौन होता है, एक अध्यक्ष होता है। जो किसके द्वारा अध्यक्ष चुना जाता है, तो जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, उस अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राष्ट्रपति जब इस अध्यक्ष को नियुक्त करता है, अब किसकी सलाह पे नियुक्त करता है, तो पीएम की सलाह पे। पीएम की सलाह पे कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन किसकी सलाह लेता है, पीएम की सलाह लेता है। अच्छा, जब अध्यक्ष को सेना प्रमुख या सेना अध्यक्ष को हटाया जाता है, ठीक है, सेना प्रमुख को हटाया जाता है, तब भी किसकी सलाह लेनी पड़ती है, पीएम की सलाह से। कौन हटाता है, तो राष्ट्रपति उसे अपने पद से हटा देता है। बात समझ में आई। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, आर्टिकल 54 में लिखा है राष्ट्रपति का चुनाव। अब हम लोग पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें अप्रत्यक्ष क्या होता है, जनता वोट नहीं करती है, और जनता वोट नहीं करती है तो वो कैसा हो जाता है, अप्रत्यक्ष हो जाता है। इसके बाद अगर हम आर्टिकल 55 की बात करें तो ये होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन का ढंग या तरीका। क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का ढंग क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति या प्रणाली द्वारा ऐसे होता है। क्लियर है ना, प्रणाली द्वारा। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस ढंग से होता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति या प्रणाली द्वारा। क्लियर है ना,
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रपति का बात आती है कि आर्टिकल 56 56 में क्या लिखा है, तो 56 में लिखा है कि कार्यकाल कितना होता है या इस्तीफा किसे देता है। तो हमेशा याद रखना अगर कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितना होता है, 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है, मतलब वो 5 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। क्लियर है ना। अगर हम लोग इस्तीफे की बात करें तो राष्ट्रपति किसे इस्तीफा देता है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देता है, राष्ट्रपति किसे इस्तीफा देता है, उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है। क्लियर है ना। पहले पॉइंट समझना है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इजीली लर्न कर लेंगे। इसके बाद आता है आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 का मतलब है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है। अगर आप राष्ट्रपति के पद पर एक बार रह चुके हो, जैसे अगर हम लोग अमेरिका की बात करें, ठीक है ना, तो अमेरिका में क्या होता है, मैक्सिमम दो कार्यकाल तक कोई भी राष्ट्रपति उसके पद पर रह सकता है, इसके बाद वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। भारत में क्या हो सकता है, पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है, आप कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे राष्ट्रपति क्या है, पुनर्निर्वाचन का मतलब है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचित हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि यस पुनर्निर्वाचन हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें 58 की, तो क्वालिफिकेशन। अब राष्ट्रपति का अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन या अर्हता हिंदी में हम लोग बोलते हैं, तो क्वालिफिकेशन की हम लोगों ने ऊपर बात की है। क्लियर है ना। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 में क्या लिखा है कि सेवा शर्तें क्या होती हैं। मान लो कोई राष्ट्रपति है तो उसे कौन कौन सी सुविधा मिलती है, ठीक है, उसका वेतन क्या होता है। तो अगर हम लोग राष्ट्रपति के वेतन की बात करें तो 5 लाख रुपए इसका वेतन होता है। कितना होता है, 5 लाख रुपए पर मंथ जो होता है वो राष्ट्रपति का क्या होता है, वेतन होता है। इसके बाद अगर हम लोग और बात करें, जैसे सेवा रहने के लिए क्या होता है, उसे क्या होता है, राष्ट्रपति भवन दिया जाता है। क्या होता है, राष्ट्रपति भवन दिया जाता है। और ये राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन पूछा गया है, ये सीजीएल एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति का मतलब राष्ट्रपति भवन जो है वो कहाँ स्थित है, तो रायसीना की पहाड़ियों, कहाँ पे है, रायसीना की पहाड़ियों पर, ठीक है ना, रायसीना की पहाड़ियों पर स्थित है। और ये कहाँ पे है, तो ये कहाँ है, दिल्ली रायसीना की पहाड़ियों पर स्थित है। क्लियर है ना। इसके बाद ये चीज पूछी गई है तो पहले आप चीजों को एक्सप्लेन करके सही से सुनना है, इसके बाद क्या करना है, ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे ताकि सारी चीजें क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए एक बार में। अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 60 की 60, ठीक है ना, तो हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे शपथ की बात की गई कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाता है। तो शपथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन दिलवाता है, हम लोग इसे शॉर्ट में लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या होता है, राष्ट्रपति को क्या करता है, शपथ दिलवाता है। क्लियर है ना। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो सीनियर जज होगा, सीनियर जो होगा वो क्या करेगा, अगर शपथ दिलवाएगा, अगर मुख्य न्यायाधीश उस टाइम नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 61 की, तो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, तो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, तो महाभियोग की प्रक्रिया के लिए हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें केवल और केवल हम लोग महाभियोग प्रक्रिया को आपको समझाएंगे। अभी केवल आप इतना ध्यान रखो, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे इतना पूछा जाएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 61 में इसकी बात की गई है। क्लियर है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 62 में क्या लिखा है, तो 62 में ये लिखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष का होना चाहिए, 5 वर्ष के भीतर। देखो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो 5 वर्ष से पहले ही करवा लिया जाता है। क्लियर है ना, क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, तो 5 वर्ष के पहले इसकी तैयारियां कर ली जाती हैं और चुनाव करवा लिया जाता है। और राष्ट्रपति को जो अपने चुनाव के प्रचार के लिए जो कितना टाइम मिलता है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, तो 2 सप्ताह उसे जो चुनाव के लिए जो टाइम मिलता है 2 सप्ताह, या हम लोग बोलेंगे 14 दिन, उसे केवल अपने चुनाव के लिए जो टाइम मिलता है वो 2 सप्ताह तक अपना प्रचार कर सकता है, इससे पहले वो अपना प्रचार नहीं कर सकता है। क्लियर है ना। इसके बाद नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लिखा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव का विवाद।
देखो, अगर मान लो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवादित मुद्दा आ रहा है, कोई भी विवाद उठ रहा है, ठीक है ना, तो उसका जो निर्णय लेता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो उसका जो निर्णय लेता है वो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट निर्णय उसका देगा। आखिरी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होगा। सुप्रीम, एससी का मतलब होता है बेटा सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो अंतिम डिसीजन वही देता है कि क्या सही है, क्या करना चाहिए। क्लियर है ना? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी पूछा गया है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, आर्टिकल 123, ये भी आपके इंपॉर्टेंट, लास्ट आर्टिकल सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं लास्ट के, ठीक है ना। आर्टिकल 123 की बात करें तो अध्यादेश शक्ति होती है, ठीक है ना। अब अध्यादेश क्या होता है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, चीजों को समझ के पढ़ेंगे। अध्यादेश का मतलब ये होता है कि जब सत्र ना चल रहे हों, ठीक है ना, जब सत्र ना चल रहे हो तब क्या होता है, राष्ट्रपति चाहे तो अध्यादेश के जरिए क्या करता है, कानून बना सकता है। उसके हम एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो के साथ पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 72 किससे संबंधित है, तो क्षमा शक्ति की। क्लियर है ना? क्षमा शक्ति के, जैसे बहुत सारे केस होते हैं और लोगों को क्या किया जाता है, मृत्युदंड मिल जाता है, और मृत्युदंड मिल जाता है तो केवल सेंट्रल में यानी कि संघ में, केवल संघ या केंद्र एक ही बात होती है, और संघ में केवल राष्ट्रपति को ये अथॉरिटी होती है कि वो मृत्युदंड के जो है ना दंड को भी क्या कर सकता है, अगर चाहे तो क्षमा कर सकता है, उसमें ये शक्ति होती है। और अगर राज्य में बात करें तो राज्यपाल को ये शक्ति होती है कि वो मृत्युदंड को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। तो क्षमा शक्ति किसमें होती है, आर्टिकल किसके तहत होती है, तो आर्टिकल 72 के तहत किसमें होती है, राष्ट्रपति में होती है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल 143, तो ये सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, यानी कि अगर कोई भी कानूनी विषय में है, कोई भी कानून के मामले में अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या कर सकता है कि परामर्श ले सकता है उस कानून के विषय में, उस विषय में परामर्श ले सकता है। लेकिन शर्त ये नहीं है कि अगर उसने कोई परामर्श लिया और उसने सुप्रीम कोर्ट जगह जो मुख्य न्यायाधीश है उसने परामर्श दिया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उसे माने ही माने, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी मर्जी होगी, उसे सही लगेगा तो उसे मानेगा, नहीं सही लगेगा तो उसे नहीं मानेगा, लेकिन परामर्श ले सकता है। क्लियर है ना? मानना या ना मानना वो राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इतनी बात हम लोगों ने क्या है आर्टिकल, इससे बाहर आपका किसी एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम दो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके बाद हम लोग एक ट्रिक पढ़ेंगे और राष्ट्रपति का टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। एक और वीडियो लाएंगे तो जो भी बचा हुआ पार्ट है वो उसमें कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है ना? बात करती है अब ये आती है बात की हमारे ट्रिक क्या है। तो याद आपको ये करना है, समझ तो आपने लिया ही है, अब याद क्या करना है आपको, तो याद करना है आपको पका चुनित का पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग, ठीक है ना। आपको करना है पका चुनित का पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग। मैं एक एक चीज को डिफाइन कर रहा हूं। देखो, पी का मतलब होता है प्रेसिडेंट, यहाँ पे पका का मतलब है प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 52 में एक चीज लिखी है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। का मतलब यहाँ पे होता है कार्यपालिका शक्ति, मैंने आर्टिकल 53 लिखवाया, उसमें लिखा है कार्यपालिका शक्ति, यानी कि कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। क्लियर है ना? पहले समझना है, इसके बाद डायरेक्ट ट्रिक को करना है, अप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर है ना? इसके बाद अगर हम लोग बात करें चुनाव का मतलब होता है चुनाव, यानी कि आर्टिकल कितने लिखा है 54 में लिखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, तो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। नेक्स्ट, क्लियर है ना? इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके बाद अगर हम आर्टिकल किसकी बात करें, आर्टिकल 55 की बात करें, तो जो निर का होता है निर्वाचन, निर्वाचन का ढंग। क्लियर है ना? निर्वाचन का क्या होना चाहिए, ढंग, और ये किसमें लिखा है हमारा, तो आर्टिकल 55 में ये चीज लिखी है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का ढंग क्या होगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें का पुनर्योग, ठीक है ना, का पुनर्योग। इसके बाद का मतलब होता है कार्यकाल, क्या होता है कार्यकाल के, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, तो ये बात 56 में लिखी है कि कार्यकाल कितना होगा, इसका कार्यकाल कितना होगा, तो 5 वर्ष कार्यकाल होगा। इसके बाद पुनर् क्या मतलब होता है, आर्टिकल 57 में ये बात लिखी है कि राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित किया जा सकता है, पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें योग का मतलब होता है योग्यता। योग का मतलब क्या होगा, योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है या अर्हता क्या होगी। ये मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, आप एक बार पहले समझें, जो भी ट्रिक को पढ़ रहे हैं वो एक बार पूरा एक्सप्लेन समझे। एक बार भी मैंने सारा राष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया आपका, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, आप इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद बात आती है शर्त की।
तो शर्त का मतलब होता है देखो सेवा शर्त, जो हम लोग किसमें बात करते हैं, आर्टिकल 59 में हम लोग बात करते हैं कि सेवा शर्त क्या होनी चाहिए, वेतन कितना होना चाहिए, राष्ट्रपति के लिए भवन कहाँ पे बना है, ठीक है ना। ये राष्ट्रपति के लिए एक जो है भवन मिलता है, राष्ट्रपति भवन जैसे हम लोग बोलते हैं, कहाँ पे बना है, ऐसी बातें हमने आगे पढ़ी है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 60 की, तो आर्टिकल 60 में साफ बोला गया है, किसकी बात की गई है, शपथ की बात की गई है। और राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर वो नहीं है तो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है ना। अगर हम बात करें महाभियोग की, तो महाभियोग की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 61 में बात की गई है। बाकी जो बचे हुए आर्टिकल है वो हमें पता होने चाहिए। 5 वर्ष से पहले चुनाव हो जाता है, 2 सप्ताह चुनाव के लिए मिलता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सारे आर्टिकल हैं। ये महाभियोग वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बाद ओथ वाला ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है आपका। क्लियर है ना। सेवा शर्त, वेतन आपको पता होना चाहिए, कितना वेतन मिलता है, तो 5 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको ये पता नहीं होना चाहिए कार्यकाल वाला, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद ये तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, निर्वाचन गठन कैसे होता है। इसके बाद चुनाव, ये भी आपका इंपोर्टेंट है। मतलब सभी ओवरऑल कहने का मतलब है राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल है वो सभी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप हमारी सीरीज से ये पार्ट 1 में लेके आया हूँ, और आज से हम लोग पॉलिटी का जो है ना वो स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज। तो आप लोग मेरी सीरीज से जुड़ने के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट जो है ना, नेक्स्ट सीरीज टॉपिक आपको इसी तरीके से हम पढ़ाएंगे और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। बट आप लोगों का सपोर्ट ये होना चाहिए कि आप जहां तक इस चैनल को आप लोग शेयर कर सकते हो, शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करवाओ। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। इसके अलावा आपको राष्ट्रपति पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे जो भी जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन है आप इसी से आराम से कर दोगे। लेकिन आपको इसके लिए क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।